बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है कैटालिसिस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैटालिसिस क्या चीज़ है। अर्ली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि क्या चीज़ थी। ब्राजीलियस जो था इन 1836 में क्या था, रियलाइज दैट देयर आर सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट दैम सेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। कैटालिसिस से आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि कैटलिस्ट, ठीक है। अब जो प्रोसेस कैटलिस्ट करता है उसे हम कैटालिसिस कहते हैं। तो इसकी अर्ली हिस्ट्री में जो था वो क्या चीज़ थी, एक साइंटिस्ट था जिसने 1836 में ये देखा कि एक सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो खुद जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा या कंज्यूम नहीं हो रहा उस प्रोसेस में। तो ही बिलीव दैट द फंक्शन ऑफ सच सब्सटेंस वाज टू लूजन bonds which hold the atom in reacting molecule together. He coined the term catalysis. Cata means destruction, lysis means splitting. अब उसका ये यकीन था, उसने देखा, उसने रियलाइज़ किया कि रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद तो कंज्यूम नहीं हो रहा लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड अप कर रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो उसने कहा या उसका ये यकीन था कि हमारे पास ये जो सब्सटेंस है इसका ये फंक्शन है कि ये जब प्रोसेस में जाता है या रिएक्शन में जाता है तो ये बॉन्ड लूज करता है और जो है वो प्रोडक्ट आगे बना देता है जो रिएक्ट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल। तो उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को कैटालिसिस का नाम दे दिया। अब कैटा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। और वैसे देखें तो लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, तोड़ना जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे काटा है जो जिसे ओली कहते हैं और जो लियन है टू लूजन, ये दो ग्रीक वर्ड्स थे जिससे हम कैटालिसिस निकला है। आप देखें कि हमारे पास कैटालिसिस की डेफिनेशन क्या है। कैटालिसिस इज द प्रोसेस इन विच रिएक्शन रेट इज इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ मटेरियल नोन एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डाल दो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास इसे हम इस प्रोसेस को कहेंगे दैट इज कैटालिसिस, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या चीज़ है, कैटलिस्ट को अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी जो हम बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। A catalyst is defined as the substance which alter the rate of chemical reaction. आपको पता है कि हमारे पास कैटलिस्ट वो चीज़ होती है, जो वो सब्सटेंस होता है जो अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन करता है, इट सेल्फ रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड। या हम कह सकते हैं कि वो इट सेल्फ जो होता है वो कंज्यूम नहीं होता, वो जो है इन दी लास्ट ऑफ रिएक्शन हमें क्या करता है, मिल जाता है, दोबारा हम ऑब्टेन कर लेते हैं उसे उसी ओरिजिनल हालत में। वो खुद जो है वो यूज़ नहीं होता या ज़ाया नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, मोस्ट ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आर मेटल। अगर हम सिर्फ कैटलिस्ट की बात करें तो हमारे पास तकरीबन जितने भी कैटलिस्ट हैं वो अगर आप अक्सर रिएक्शंस में देखें तो वो क्या है कि मेटल्स होते हैं या ऑक्साइड होते हैं। सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, हैलाइड ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अगर गैशियस और लिक्विड कैटलिस्ट होते हैं जो वो यूज़ करें तो वो अपनी प्योर फॉर्म में यूज़ होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आप देखें कि हमारे पास जो है थोड़ी सी मैंने एग्जांपल दे दी है रिएक्शंस की। जैसे अगर हम अमोनिया की सिंथेसिस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट आयरन है, जैसे ये देख सकते हैं अमोनिया होता है जिसे किस चीज़ से करते हैं कैटलिस्ट, एफ ई या आयरन कह सकते हैं, H2+N2NH3 हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है। आप यूरिया प्रेपरेशन करते हैं तो यूरिया प्रेपरेशन में मेरे पास अगर कोई लिखना चाहे तो ये रिएक्शन मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है। हम इसमें क्या करते हैं कि यूरिया इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड इन लार्ज अमाउंट फ्रॉम बोथ लिक्विड, और ये हमारे पास लिक्विड CO2 और लिक्विड NH3 से जो है वो प्रिपेयर होता है। चलिए जी, फिर देखें हमारे पास टाइप ऑफ कैटालिसिस है। एक होमोजीनियस कैटालिसिस है, फिर एक हेट्रोजीनियस है। तो होमोजीनियस में हमारे पास क्या है, द कैटलिस्ट इज इन द सेम फेज एज रिएक्टेंट एंड इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। आपको होमोजीनियस का मतलब पता है कि फेज सेम होता है, तो इसमें भी हमारे पास ये होता है कि रिएक्टेंट का और हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है उसका फेज सेम होगा। अगर वो सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो वो भी सॉलिड होगा, अगर लिक्विड है तो वो भी लिक्विड होगा, अगर गैशियस में है तो वो भी गैशियस होगा। दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस कैन अकर इन गैस फेज और लिक्विड सोल्यूशन फेज, ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास ये जो कैटालिसिस होती है होमोजीनियस, ये या तो हमारे पास गैशियस फेज में होती है या हमारे पास लिक्विड फेज में होती है सोल्यूशन में। कैटालिसिस इन गैस फेज जो है आप देख सकते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप सिंपल में भी ये चीज़ लिखना चाहें और ये रिप्रेजेंट कर दें कि हमारे पास जो है कैटलिस्ट और हमारे पास रिएक्टेंट सेम फेज में है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ हो गई, होमोजीनियस कैटालिसिस हो गई। आप देखिए कि हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी गैशियस में, ऑक्सीजन भी, और हमारे पास NO जो है वो भी गैशियस में। तो हमारे पास ये ऑब्टेन हो गया, ये कैटलिस्ट था, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है।
ये वाली चीज़ हमारे पास अगेन जो है ये आप बता सकते हैं कि ऑब्टेन हो गई है। आप देखें कि हमारे पास अगर सोल्यूशन फेस में देखते हैं तो सोल्यूशन फेस में डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन दी प्रेजेंस, ये वाली सेम चीज़ लिख लें, आयोडाइड आयन के फॉर्म में है आप लोगों के पास, और आपके पास जो है ये अगेन ऑब्टेन भी होगा। तो ये हमारे पास लिक्विड फेज में है। देखें अब हेट्रोजीनियस आ रही है दूसरी टाइप जो होती है। हेट्रोजीनियस में ये है कि आपके पास अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी और फेज़ में है तो कैटलिस्ट किसी और फेज़ में हो सकता है। लेट्स सपोज सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर मेरा कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो मेरे रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में हो जाएंगे, मतलब फेज उनका चेंज होगा। द कैटलिस्ट इन विच कैटलिस्ट इज इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट फ्रॉम रिएक्टेंट इज टर्म एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। वही बात है, इन दिस कैटालिसिस रिएक्टेंट आर इन द गैस फेज वाइल द कैटलिस्ट इन द सॉलिड फेज। अगर हमारे पास रिएक्टेंट गैस फेज में है तो मेरे पास कैटलिस्ट जो होगा वो सॉलिड में होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी हम इसे कहते हैं, सिंस रिएक्शन अकर बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट विद द कैटलिस्ट सरफेस। मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो रिएक्शन होते हैं वो कॉन्टैक्ट ऑफ रिएक्टेंट की वजह से होते हैं जो कि कैटलिस्ट की सरफेस पे होते हैं। इन द कॉन्टैक्ट कैटालिसिस यूजुअली कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल और गॉस, इट हैज़ ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। आपने ये प्लेटिनियम और हम जो ये कहते हैं आयरन हो गया, हम आपने देखे कि एक तो मेटल है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम कहते हैं, या हम कहते हैं कि फाइनली डिवाइडेड निकल हो गया। ये चीज़ें हम बहुत से रिएक्शन में देख चुके हैं। तो हमारे पास ये हेट्रोजीनियस होते हैं, इनकी सरफेस पे होता है कैटलिस्ट की जो रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है। दैट सपोज अगर ये सॉलिड में है और मेरा कोई सोल्यूशन है वो लिक्विड में है तो वो सोल्यूशन के अंदर ये एज अ कैटलिस्ट जब डालेंगे इनकी सरफेस के ऊपर रिएक्शन आसानी से हो जाएगा और हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास कैटालिसिस का रिएक्शन है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। इनकी बहुत ही इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ, अगर मैं सॉलिड कैटलिस्ट की एग्जांपल लेती हूँ तो मेरे पास जो है ये वाली एग्जांपल है। अब डायरेक्ट यहीं से देखें रिएक्शन को कि ये दोनों गैसियस स्टेट में है, SO2 और O2। तो हमारे पास जो प्लेटिनियम है PT जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब इसका जो है ये गैसियस का जो है ये क्या होगा, इस पर हमारे पास रिएक्शन करेंगे और हमारे पास ये, और ये अगेन जो कैटलिस्ट होता है वो ऑब्टेन भी हो जाएगा, कंज्यूम नहीं होगा। फिर अगर मैं देखती हूँ दूसरा इसमें, तो ये मेरे पास दोनों गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हो गए, और मेरे पास Fe जो है वो सॉलिड हो गया, ये भी अगेन ऑब्टेन हो गया। अब लिक्विड अगर रिएक्टेंट की मैं बात करूं, लिक्विड में देखूं तो लिक्विड में मेरे पास क्या होगा कि ये जो है लिक्विड में है और ये सॉलिड में है, तो मेरे पास ये अगेन ऑब्टेन हो गया और रिएक्शन प्रोसीड हो गया, और सॉलिड में मेरे पास दोनों सॉलिड में आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक थे, अगर आप इतना डिटेल में लिखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, अगर आप सिर्फ सिंपल में बात जो है वो करना चाहते हैं तो आपके पास एक दो रिएक्शन ही काफ़ी है, ठीक है जी। आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं कि हमारे पास जो है डेफिनेशन पहले लिख लें कि इसका ये डेफिनेशन थी, इसकी ये थी, इस बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा ये रिएक्शन वगैरह लिख दें कि वहाँ तो फेज़ जो है वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे फेज़ चेंज होता है, तो आप आसानी से इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक चीज़ आती है नैनो पार्टिकल्स एज कैटलिस्ट। हमारे पास जो ये आज का दौर चल रहा है वो तकरीबन नैनो पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। नैनो पार्टिकल्स का बहुत ही मेजर रोल है हमारे पास। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करने का मतलब ये है, एक तो ये एफिशिएंसी हाई करते हैं कैटलिस्ट की, और बाकी जो होते हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। पहले ऐसा था कि हमारे पास कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता था, आज जो है आज के दौर में हमारे पास नैनो पार्टिकल जो है वो खुद सिंथेसाइज करके उनको जो है उनकी डिज़ायर करेक्टरिस्टिक रख के उन्हें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, बाकी ये इतने टॉक्सिक नहीं होते, और रिएक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है नैनो पार्टिकल्स की वजह से, और आपको आपके डिज़ायर जो भी होता है चीज़ मिल जाती है। तो आप इसे खुद भी इस इंट्रो में लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो मैंने बातें बताई हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है ये टॉपिक लिखा भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं। नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, दीज कैटलिस्ट आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। हम नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, नैनो पार्टिकल का एक पूरा लेक्चर है व्हाट आर नैनो पार्टिकल्स, और इनकी क्या जो है
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या चीज़ होती है, ये सारा ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास वो कहते हैं कि अगर मैं नैनो पार्टिकल को यूज़ करूँ एज अ कैटलिस्ट को, तो हमारे पास ये क्या करते हैं, एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन करते हैं। नैनो पार्टिकल्स हैव हाई स्पेसिफिक सरफेस एरियाज प्रोवाइडिंग मोर catalytically active sites nearby significantly increasing reaction rates and efficiency। तो ये बहुत ही 4 लाइनों में इतनी ज़्यादा बात कर दी गई है कि हमारे पास एक तो इनका हाई सरफेस एरिया होता है, हमारे पास जितना भी हाई सरफेस एरिया होगा हमारे पास प्रोसेस उतना स्मूथली जो है प्रोसीड करेगा। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा, आपके पास एक कैटलिस्ट है वो 2 पोर्स दे रहा है, 2 जगह दे रहा है अटैचमेंट की, लेकिन एक नैनो पार्टिकल है वो हमारे पास 100 जगह दे रहा है, पोर्स दे रहा है, 100 पोर्स दे रहा है, 100 जगह दे रहा है अटैचमेंट की। तो आप खुद सोचें कि कौन ज़्यादा जो है बेहतर हुआ, नैनो पार्टिकल एज अ कैटलिस्ट ज़्यादा बेहतर हुआ सिर्फ कैटलिस्ट के बजाय। तो हमारे पास एक तो ये चीज़ है, बाकी ये बहुत ही रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज़ करते हैं रिएक्शन की। देखते हैं कि इन्हेंस द कैटालिटिक एक्टिविटी, आप इसे बेसिकली अपने लैंग्वेज में या अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे चीज़ थी, ऐसे नैनो पार्टिकल का आजकल दौर है, या हमारे पास ऐसे इस चीज़ ने इंक्रीज़ किया है, ये हमें ये जो है फ़ायदे दे रहा है नैनो पार्टिकल जो है एज अगर हम उससे कैटलिस्ट यूज़ करें। तो मैंने ये 3 पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पे लिख दिए हैं जो मेन मुझे लगे हैं। नैनो पार्टिकल्स है मोर कैटालिटिकली एक्टिव साइज ड्यू टू देयर एक्सट्रीम हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड साइज इफेक्ट, दिस कैन रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट। आपको पता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो तो उतना ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन रेट होगा और एक्टिवेशन एनर्जी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी यही सेम बात है कि ये हमारे पास नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो कैटालिटिक एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इम्प्रूव सेलेक्टिविटी by tuning the shape, size and surface property of nanoparticles, high selective control of reaction can be achieved। यहाँ पे हमने पीछे जो लेक्चर्स पढ़े थे उसमें ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास अपनी डिज़ायर जो है, हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमने नैनो पार्टिकल्स की शेप क्या रखनी है, उनका साइज़ क्या रखना है, उनमें प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक क्या रखनी है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, हम जिस तरह चाहे उनकी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ लेट सपोज अगर ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है कि मैं किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकती हूँ, तो मेरे पास ये भी ज़्यादा एक इसका चांस होगा कि मैं अपने जो रिएक्शन है उसके लिए अपनी मर्जी का कैटलिस्ट तैयार कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये हाईली सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ रिएक्शन भी होगा, मैं जो भी रिएक्शन होंगे मैं उनके मुताबिक जो है नैनो पार्टिकल एज अ कैटलिस्ट बना लूँगी और उनमें डाल के कैटलिस्ट का वो काम करेगा नैनो पार्टिकल और मेरा रिएक्शन मेरी मर्जी से हो जाएगा। ठीक है। रिड्यूस कैटलिस्ट अमाउंट, हमारे पास जो है नैनो पार्टिकल अगर 10 की जगह 100 का काम कर रहा है तो मुझे जो है स्मॉल अमाउंट में यूज़ होगा कैटलिस्ट। अब मैंने नैनो पार्टिकल को एज अ कैटलिस्ट तो यूज़ किया लेकिन स्मॉल अमाउंट में, अगर सिर्फ मैं सिंपल कैटलिस्ट यूज़ करती तो मुझे 100 लगाना पड़ता। अब एज अ नैनो पार्टिकल कैटलिस्ट यूज़ कर रही हूँ तो मुझे 10 लगाना पड़ेगा। नैनो particle catalysis requires smaller amount of catalyst because of their high activity can achieve that lower catalyst concentration। थोड़ी सी उनकी कैटलिस्ट की उनकी कंसंट्रेशन डालो लेकिन उनका काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा के बराबर होता है। चलिए जी, अब अगला टॉपिक हमारे पास जो है ये देखते हैं। अब मेरे पास सरफेस टेंशन आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट डिक्रीज द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन between two liquid or a gas or liquid and solid। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, ये बेसिकली हम एज अ नैनो पार्टिकल की बेस पे पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये कैसे रिलेट करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं केमिकल जो सरफेस एरिया डिक्रीज करते हैं, इंटरफेशियल जो टेंशन होती है, कोई भी 2 लिक्विड हो गए, लिक्विड गैस हो गए या लिक्विड सॉलिड हो गए, उनके दरमियान डिक्रीज करते हैं। ठीक है। दे आर सरफेस डायरेक्टिंग एजेंट भी हम इसे कहते हैं। दी वर्ड हमारे पास जो सरफेस था इज ब्लेंड ऑफ 2 वर्ड्स, सरफेस एक्टिव एजेंट, कॉइंड इन 1950 में हुआ था। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें कि दे कंट्रोल द पोर साइज भी ये करते हैं हमारे पास। अगर मैं एग्जांपल दूं तो CTDB जो होता है, अगर मैं 1 to 15 नैनोमीटर ले रही हूँ यूज्ड एज सरफेस टेंशन, इट इज़ कैटाइनिक हमारे पास जो होता है। मैंने सिर्फ इसकी एग्जांपल दी है कि मेरे पास ये कैटाइनिक होता है, उसका जो है पोर साइज जो होता है ये वाला होता है। हम पोर साइज इसका खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ये टिपिकल है, आई थिंक एंटीसेप्ट जो है यूज़ होता है। Surfactant are surface agent that play a key role in production and stabilization of nanoparticle। अच्छा, इन केमिकल जो ये एजेंट होते हैं या सरफेस एजेंट होते हैं हमारे पास, मेनली ये सरफेस पे काम करते हैं।
हमारे पास पोर का साइज़ को जो है वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इनकी वजह से हमारे पास जो है रिएक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, या प्रोडक्शन हम किसी चीज़ की जैसे नैनो पार्टिकल्स हो गए, अगर उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये एज अ सरफेस जो होते हैं, डायरेक्टिंग एजेंट होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को। दे आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग, हम फार्मेसी कह देते हैं, कॉस्मेटिक कह देते हैं, या फूड कह देते हैं। अब इनकी थोड़ी सी मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैसे, हाउ सरफेसेंट आर यूज इन नैनो पार्टिकल्स, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स है। तो वो कहते हैं अगर डिस्पर्शन स्टेबिलिटी को देखूं तो हमारे पास सरफेसेंट इम्प्रूव दी स्टेबिलिटी ऑफ डिस्पर्शन इन नैनो पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। हमारे पास एक स्टेबिलिटी करते हैं, सोल्यूशन की इंक्रीज करते हैं जहाँ पे नैनो पार्टिकल्स हो। लेट सपोज आपके पास किसी सोल्यूशन में नैनो पार्टिकल्स है, तो आप ये केमिकल डायरेक्टिंग एजेंट यहीं डाल दें, सरफेस ने डाल दें, तो ये उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, उसकी डिस्पर्जन जो होती है सोल्यूशन में इंक्रीज कर देगा या इम्प्रूव कर देगा। साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये साइज ऑफ नैनो पार्टिकल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, दैट आर सिंथेसाइज्ड। ये सेल टारगेटिंग होते हैं हमारे पास, ये मॉडिफाइड सेल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, ये सेल टारगेटिंग एक्टिविटीज़ और कैटालिटिक एक्टिविटी को भी ये मॉडिफाई कर सकते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक था, एक टर्म था, जिसे जो है यहाँ पे डिस्कस हम कर चुके हैं। चलें जी, अब जो चीज़ है वो देखते हैं, हाउ टू इंक्रीज कैटलिस्ट एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू नैनो केमिस्ट्री देखते हैं। नैनो कैटलिस्ट एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय एडजस्टिंग द साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ नैनो पार्टिकल्स। अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए कि हाउ टू इंक्रीज द कैटलिस्ट एफिशिएंसी, अगर आप कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं तो एक नैनो पार्टिकल को कैटलिस्ट बना लो, ठीक है। नैनो पार्टिकल को अगर आपने कैटलिस्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा हो गई, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो हैं वो किए गए हैं डिस्कस एज अ नैनो केमिस्ट्री के हम बेस पे बात करें तो नैनो पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नैनो पार्टिकल्स की जो एफिशिएंसी है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो, कैटलिस्ट जो है वो कोई नैनो पार्टिकल ले लो, और अब नैनो पार्टिकल की एफिशिएंसी जो है वो चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। पहला साइज देखें, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ठीक है, रेड वाली। सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, नैनो पार्टिकल्स हैव अ लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। आपको पता है, जैसे मैंने कहा है, नैनो पार्टिकल्स बहुत ही नैनो रेंज के पार्टिकल्स होते हैं, जो जिनका सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, और बहुत स्मॉल किस्म के होते हैं पार्टिकल्स, जितने स्मॉल उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, विच मीन्स दे हैव मोर सरफेस एक्टिव साइट्स पर यूनिट मास, दिस इंक्रीजेज दी कैटालिटिक एक्टिविटी। अब जो है जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स उतनी उसकी हाई सरफेस एरिया, जितना हाई सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स और उतनी ज़्यादा कैटालिटिक हमारे पास एक्टिविटी या एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ कैटलिस्ट की बात करनी है कि हमारे पास कैटलिस्ट अच्छा होना चाहिए। अब कैटलिस्ट एज अ नैनो पार्टिकल जो है उसका ये एक खूबी आ गई कि हमारे पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसी की वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब साइज इफेक्ट देखें आप लोग, साइज इफेक्ट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो पार्टिकल डिफर फ्रॉम देयर मैक्रोस्कोपिक काउंटर पार्ट्स विच मे बी यूज टू ऑप्टिमाइज कैटालिटिक परफॉर्मेंस। आपके पास जो नैनो पार्टिकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, जो काउंटर पार्ट्स है, लेट सपोज मैंने Ag लिया, Ag में से मैंने Ag का नैनो पार्टिकल बनाया, ठीक है, सिर्फ एज एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। जब मैंने इसका नैनो पार्टिकल बनाया तो ये जो इसका काउंटर पार्ट है, जो इसका ओरिजिनल चीज़ है, इसके और इसकी प्रॉपर्टीज तो अलग हो गई, ये तो नैनो पार्टिकल है, ये तो ओरिजिनल बल्क है या इसका काउंटर पार्ट है। तो इस चीज़ से लेट सपोज, या फिर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास आयरन है और मैंने आयरन को का नैनो पार्टिकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर, ये भी कैटलिस्ट है, Fe भी कैटलिस्ट है, और Fe का जो है मैंने नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके उसकी एक्टिविटी को हाई कर दिया कैटलिस्ट की, ठीक है। अब कैटलिस्ट की जब मैंने एक्टिविटी को हाई किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो फ़र्क होगा, हो पड़े दोनों कैटलिस्ट, लेकिन ये इसका काउंटर पार्ट है, इसका बल्क है, इसका ओरिजिनल जो मैटर है या मटेरियल है, मैंने इसी से निकाल के नैनो पार्टिकल बनाया। अब मैंने जब इससे निकाल के बनाया तो इसका जो मैंने प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरी डिज़ायर आ गई, वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्रीज हो गई। अब ये दोनों तो सेम ना हुए, तो वो भी यही कहते हैं कि ये चीज़ जो है हमें क्या करती है कि ऑप्टिमाइज जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है हमारी कैटालिटिक परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग टू अस, हमारी डिज़ायर जो भी हम चाहते हैं प्रोडक्ट हमें हो, तो ये हमारे पास हेल्प करता है।
अब आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेस जिसे हम कहते हैं। तो हमारे पास ये कैसे है, द हाईएस्ट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स द मोर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज। जितनी ज़्यादा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतनी ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, द नैरोअर द नैनो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन द ग्रेटर द कैटलिस्ट एक्टिविटी। जितना ज़्यादा नैरो रेंज में होगा हमारे पास नैनो पार्टिकल्स, उसकी उतनी ज़्यादा अच्छी कैटलिस्ट एक्टिविटी होगी। प्रॉक्सिमिटी आप देखते हैं, चेक करते हैं, हमारे पास ये क्या चीज़ होती है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कैन इम्पैक्ट द सिलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। हमारे पास ये जो है किस चीज़ पे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल किस चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहा है, सिलेक्टिविटी ऑफ रिएक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल प्लेसिंग नैनो पार्टिकल्स फर्दर अपार्ट ऑन द सबस्ट्रेट कैन मेक द रिएक्शन मोर सिलेक्टिव टुवर्ड्स द वन केमिकल, while placing them closer together can make it more selective towards another chemical. Let's suppose अगर मैं कोई भी नैनो पार्टिकल है उसे किसी भी सबस्ट्रेट पे रखती हूँ और मैं उसे सबस्ट्रेट पे रख के उसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर देती हूँ, तो मेरे पास अगर वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे जो है अपना काम शो कर रहा है तो वो एक केमिकल के साथ सिलेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं उसे इकट्ठा रख ली हूँ तो वो किसी और केमिकल के साथ सिलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अब देखें कि मेटल ऑर्गेनिक फॉर्म हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एब्रीविएटेड टू MOF भी आप इसे कह सकते हैं, इज अ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर और अल्टरनेटिवली कोऑर्डिनेशन नेटवर्क विद एन ओपन फ्रेमवर्क कंटेनिंग पोटेंशियल वॉइड्स। तो आप जो है यहाँ पे इसे बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे, ये तो हमारे पास एक तो होता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं या फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन पॉलीमर होता है। MOF are self-assembled metal clusters with organic ligands are well known of their structure, permanent porosity and tunable properties and have shown great perspective for various application। अच्छा, ओवरऑल हमारे पास ये एक ऐसा पॉलीमर होता है या एक ऐसा चेन इसकी होती है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि खुद तो सेल्फ असेंबल्ड होता है। इसमें हमारे पास मेटल के क्लस्टर्स होते हैं और ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। इसके अलावा हम इसे यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं या इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इसका एक तो होता है परमानेंट पोरोसिटी, पोर्स का होना, बाकी इसके बाद इसकी ट्यूनेबल प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अच्छा खासा होता है, वेल नोन होता है। तो इसी की बेस पे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन दी नैनो पार्टिकल केमिस्ट्री या नैनो केमिस्ट्री। तो हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं कि हम इसके पास हमारा बेसिक कौन सा है। जैसे आप मेटल आइंस करें या ऑर्गेनिक यूनिट्स कर लें, इनके दरमियान ब्रिजिंग लिगेंड्स जो होते हैं आपके पास, अगर ऑर्गेनिक वाले जो होंगे उनको ब्रिजिंग लिगेंड्स का पता होगा, या लिंकर भी हम कह सकते हैं कि दो चीज़ों को लिंक करना, मेटल और ऑर्गेनिक यूनिट को। तो इससे हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बन जाता है या हम उसे MOF मटेरियल कहते हैं। अब आगे ये जब चलते जाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी कि MOF आर द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक नोड्स विच कैन ईदर बी सिंगल आइंस और क्लस्टर ऑफ आइंस और ऑर्गेनिक लिंकर्स। हमारे पास ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल इनके फीचर्स ये बताए गए कि ये एक जो होते हैं मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक नोड्स होते हैं, इन पे चाहे वो सिंगल भी हो सकते हैं या क्लस्टर ऑफ आइंस भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक लिंकर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ना, ये ऑर्गेनिक लिंकर्स भी हो सकते हैं या हमारे पास सिंगल आइन वगैरह भी हो सकते हैं। दे कैन कंटेन पोटेंशियल वॉइड्स विच कैन यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन। अब इनमें जो है स्पेशल किस्म के पोटेंशियल वॉइड्स यूज़ होते हैं जो कि हमारे पास आगे एप्लीकेशन में जो है काम आते हैं। इनकी एक तो बहुत ही लो डेंसिटी होती है, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, इनके लार्ज वॉइड्स होते हैं, सिग्निफिकेंटली वंडरवाल इंटरेक्शन इनके दरमियान होती है और ये कम्प्लेक्स यूनिट सेल्स होते हैं। पोर साइज जो है इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें इनमें कि हमारे पास जो है ये मैनी पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ MOF डिपेंड ऑन दिस साइज। हमारे पास जो तकरीबन इसकी एप्लीकेशंस हैं ये जो जहाँ भी यूज़ हो रहा है कहाँ पे डिपेंड कर रही हैं, वो साइज़ पे करती हैं। नैनो पार्टिकल में उसका साइज़ और उसके पोर्स ही डिपेंड करते हैं। एंड नेचर ऑफ अवेलेबल फ्री वॉल्यूम और फोर्स विद इन फ्रेम स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास जितना भी फ्रेम एक पॉलीमर दिया जाता है, लेट्स सपोज सिंपल बात ये है कि ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर जो है ये MOF अटैच कर दिया है। नैनो केमिस्ट्री जो है हम इसी तरीके से मैं आपको समझा दूं कि ये जब किया है तो अब इसमें पहले एक सरफेस थी, इसमें
जो थे ये पोर हैं, लेट सपोज यहाँ 10 है, और अगर मैंने इसके ऊपर ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर जो है वो अटैच कर दिया जिसके अंदर जो है बहुत सारे यहाँ पे पोर्स हैं, इन हमारे पास ये जितना भी MOF है या हमारे पास ये जो पॉलीमर है, तो ऑटोमेटिकली इसके पोर साइज ज़्यादा है, तो हमारे पास ये ज़्यादा यूज़ होगा एप्लीकेशन में बजाय इसके। तो जो है पोर साइज और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ट्यूनिंग ऑफ पोर्स इज टिपिकली अचीव बाय वेरिएशन ऑफ मेटल आयंस और ऑर्गेनिक लिगेंड्स। अच्छा, अब जो आप कहते हैं ना कि मैंने पोर्स का साइज कंट्रोल करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप या तो उसके मेटल आयंस की वेरिएशन करेंगे, उनको चेंज करेंगे, या ऑर्गेनिक लिगेंड्स की जो करेंगे, आप अपनी मर्जी से उसको फ्रेमवर्क बना सकते हैं, उसे जो है उसके पोर्स साइज इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेंथनिंग दी ऑर्गेनिक चेन कैन बी लीड टू इंक्रीज पोर साइज बट इज ऑफन लिमिटेड बाय डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क। लेट सपोज अगर मेरे पास इतनी चेन है और इन सब पे ये सारे यहाँ पे पोर्स हैं, तो मेरे पास एक हद तक मैं इसे इंक्रीज कर सकती हूँ। अगर एक हद के बाद मैंने इस चेन को इंक्रीज कर दिया तो ये फिर स्टेबल नहीं होगा फ्रेमवर्क जो MOF है। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है, बस इसी में इतनी बातें थी, इतना कोई ख़ास इसमें नहीं है। तो अब देखते हैं कैटलिस्ट यूजेस एंड पर्पसेस। हमारे पास क्या चीज़ है कि फॉर सिंथेसिस एथेनॉल देयर आर मोर देन 100 वेज, बट विच वन इज़ बेस्ट। अब एक एथेनॉल को बनाने के हमारे पास 100 तरीके हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा तरीका अच्छा है। द बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एथेनॉल इज मेथड इन विच वी हैव हाई प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आप वही कहेंगे कि हमारे पास बेस्ट तो वही मेथड है जिसमें हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। तो वी यूज दोज रिएक्टेंट विच आर नॉट एक्सपेंसिव एंड विच मेथड इज इजीली टू हैंडल। तो हम वही चीज़ जो है कैटलिस्ट जो यूजेस और पर्पस ये होते हैं कि हम वही चीज़ बनाएंगे, चाहते हैं हम वही रिएक्टेंट लेंगे, एक तो वो एक्सपेंसिव ना हो और जो हमारा मेथड चूज़ हो रहा है या मेथडोलॉजी हम कर रहे हैं वो भी इजी टू हैंडल हो और हमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश होती है। तो हम इनको क्या करते हैं कि अब और ऐसा मेथड आप ले लेना है कि जिसमें हमारे पास साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी क्या हो जाए, आइसोलेट आसानी से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इन एथेनॉल सिंथेसिस साइड प्रोडक्ट इज गैस नॉट लिक्विड। ठीक है, अब हमारे पास कैटलिस्ट इसी में यूज़ होते हैं तो हम इसीलिए कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ये बताने का मकसद था कि आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है तो आप कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में डालेंगे कि आपका हाई प्रोडक्ट मिले और आपका जो है वहाँ पे एक्सपेंसिव भी ना हो चीज़ें और आपका काम भी चल जाए। ठीक है, अब एप्लीकेशन में देखते हैं, आपको एप्लीकेशन से मज़ीद चीज़ें समझ आएंगी कि अगर मैं एप्लीकेशन में देखती हूँ तो मैं बायोमेडिकल में देखती हूँ। पहले जो है बायोमेडिकल में चलते हैं। कैटलिस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड। इन बायो रिसर्च एंटीबायोटिक्स और फॉर्म फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जैसे हमारे पास AG हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया है, ये टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, और यूज एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ये सारे एंटी बैक्टीरियल है। अब हमारे पास जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के लिए होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे पास एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करती है। तो मैं इन चीज़ों को दवाइयों में यूज़ कर सकती हूँ, बायोमेडिकल में ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। AG हमारे पास जो सिल्वर है, AG इज़ यूज फॉर स्ट्रेचिंग वायर्स इन सर्जरी। आप कभी जाएं तो आप ऑपरेशन थिएटर में जाएं, वहाँ एक वायर्स यूज़ हो रही होती हैं हमारे पास, ज़ख़म को सीने के लिए होती हैं या दूसरे जो है तरीक़ों से, कोई भी मतलब कि आपके मेडिकल में कोई वायर होती है जो सर्जरी में यूज़ हो रही, तो उसमें हमारे पास AG की होती है। ठीक है, स्टिचिंग प्रोसेस इन विच इन्फेक्शन इज कॉज बट इट इज़ act as antibacterial because they do not dissolve in solution, they act as antibacterial in solution। अब यहाँ पे जो AG की एग्जांपल यूज़ हुई है वो ये था कि हमारे पास ये स्ट्रेचिंग वायर्स में होते हैं या स्टिचिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी की अगर जगह फट जाए, कोई भी ज़ख़म हो, तो उसे सीने के लिए हमारे पास जो है क्या होता है, स्टिचिंग प्रोसेस होता है, डॉक्टर स्टिचिंग प्रोसेस यूज़ करता है। तो उसमें जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होता है वो बेसिकली AG होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये जाके वहाँ पे हमारे पास ज़ख़म की साइड पे इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, क्योंकि ये ना तो सोल्यूशन में डिज़ोल्व होता है और ये ख़ुद भी एंटीबैक्टीरियल है। तो ये हमारे पास एंटीबैक्टीरियल है, तो वहाँ का जितना भी मीन्स के बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है ये उससे भी ख़त्म करने में मदद देता है। तो ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अब टाइटेनियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन टीथ फिलिंग होता है हमारे पास, जो हम टूथ फिलिंग करवाते हैं उसमें ये यूज़ होता है, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। आयरन रॉड इज़ यूज्ड इन बॉडी बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइटेनियम कोटिंग ऑन आयरन रॉड इज़ यूज, सो वी प्रेफर आयरन रॉड। अच्छा, अगर आपके पास जो है किसी की बोन ब्रेक हो गई है तो आप क्या करते हैं कि आपने सुना होगा कि वो रॉड रखवाते हैं।
अब रॉड रखवाते हैं तो हमारे तो ये माइंड में आता है अच्छा कोई मेटल रॉड होगा। मेटल रॉड में भी हमारे पास क्या होता है कि उसके ऊपर नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग होती है, उसके ऊपर टाइटेनियम कोटिंग होती है, जिसकी वजह से वो एंटी बैक्टीरियल हो जाता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो बॉडी में हमारे पास अच्छा काम करता है और वहाँ साइड पे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको भी साफ करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास जो है आज का एडवांस जो है हमारी दुनिया है वो इसी चीज़ पे काम कर रही है या इसी चीज़ पे ही चल रही है। ठीक है जी, तो आयरन रॉड का यही है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल साइट्स पे हम जाते हैं कि जिंक हो गया है हमारे पास, ऑक्सीजन हो गया, या हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड आर यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, फोटो कैटालिसिस इज़ यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। सबसे जो दुनिया का बड़ा मसला है ना, जो हमारा पाकिस्तान का मसला है, वो भी यही है कि हमारे पास वाटर जो है वो बहुत पोल्यूटेड है और वाटर प्योरिफिकेशन जो है हमारे पास मेजर इशू है इस टाइम। तो इसके लिए हमारे पास जो है क्या करेंगे, अब आप क्या देखते हैं कि हमारे पास फोटो कैटालिसिस यूज़ होती है कि हमारे पास किसी तरीके से वाटर की प्योरिफिकेशन हो जाए, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट ये वाली चीज़ें जो है ये प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ होगी। इन फोटो कैटालिसिस दोज, अच्छा फोटो का मतलब लाइट, कैटालिसिस जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें कैटालिस्ट डालो और वो प्रोसेस प्रोसीड हो। दोज मटेरियल आर यूज्ड विच आर एक्टिव इन लाइट। अच्छा, फोटो कैटालिसिस का ये मतलब है ऐसी चीज़ें यूज़ करना जो लाइट पे एक्टिव हो या ऐसा मटेरियल यूज़ करना। अब आप देख सकते हैं कि व्हेन दिस लाइट स्ट्राइक ऑन टाइटेनियम ऑक्साइड टू गेट एक्साइटेड। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझे कि मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये मेरे पास टाइटेनियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है और ये इस पे लाइट आ रही है। ठीक है, ये एक्साइट होगा, जब इस पे लाइट आएगी तो आपको पता है कि हमारे पास जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। अब इसकी ग्राउंड स्टेट से वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। यहाँ पे इसकी कंडीशन देखें कि फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नीड दी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बॉन्ड गैप। आपको पता ना ये बॉन्ड गैप जो है ये वाला और ये वाला, इसको करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, तब ये ऊपर जाएगा। तो इफ़ द बॉन्ड गैप एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट इज़ इन एक्टिव इनविजिबल लाइट, सो वी नीड टू डिक्रीज इट टू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि हमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास एनर्जी आ गई ना तो हमारे पास ये जो है इनएक्टिव हो जाएगा, हमें विजिबल लाइट में नज़र नहीं आएगा। तो हमें इतनी ही एनर्जी मेंटेन करनी है कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो कैटालिसिस, फोटो कैटालिसिस की हो रही है। ठीक है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल है या एक ऐसा हमारे पास मटेरियल है जो लाइट में एक्टिव हो जाता है। देखिए आप, मैंने कहा है ना कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा वो एक्टिव हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, इफ़ वी टेक 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो द बॉन्ड गैप इज़ लेस। अब हमारे पास अगर मैं इससे कम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेती हूँ तो मेरे पास तो ये कम है एनर्जी, तो हमारे पास क्या होगा, इफ़ लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड एंड इट इज़ नॉट फोटो विजिबल, सो मोस्टली हमारे पास 2 से ज़्यादातर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूवी विजिबल। वो कहते हैं कि अगर या ज़्यादा होगा तब भी हमें नज़र नहीं आएगा, विजिबल लाइट में नहीं आएगा, या इससे कम होगा तब भी हमारे पास वो क्या होते हैं कि ये दोबारा से यहाँ से रिकम्बाइन हो जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड बना लेगा और हमारे पास हमें ये विजिबल नहीं होगा, यूवी विजिबल भी नहीं होगा। तो ये बाकी जो है ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड की ये सारी चीज़ें हैं। डाइऑक्साइड, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका 1.2 टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हमारे पास बट इज़ यूवी, तो हमारे पास ये यूवी में है, मीन्स के यूवी रेंज में है। ठीक है, आप देखें, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट इनटू फोटो कैटालिसिस, हमारे पास ये क्या हो गया कि हमारे पास चीज़ CuTiO3 जो है कॉपर टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड जो है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रिक्वायर करता है। वी आल्सो चेक द सरफेस एरिया। यहाँ पे मतलब ये था कि आपने वाटर प्योरिफिकेशन करनी है और वाटर प्योरिफिकेशन के लिए आपने ये डिफरेंट कंपाउंड यूज़ करने हैं, जिसमें हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया है, हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। तो इनकी स्पेसिफिक रेंज बताई गई है कि ये हमारे पास फोटो कैटालिसिस का मतलब ही यही था कि जो लाइट में एक्टिव होते हैं, यहाँ इनको एक्साइट करके फिर इनके प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो है क्या करते हैं कि वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इनकी डिफरेंट रेंजेस बताई गई। फिर रेंजेस में भी ये कहा गया है कि आपके पास जो है जितनी उनकी रेंज है उतना होना चाहिए, अगर लेस या ज़्यादा हुआ तो ये हमारे पास यूवी विजिबल में नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखते हैं जो बेसिकली हमारे पास मेन चीज़ है वो है ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी में हम क्या चीज़ देखते हैं कि
Drug delivery refers to approach, formulation, manufacturing techniques, storage system, and technologies involved in transporting a pharmaceutical compound to its target site to achieve a desired therapeutic effect। यहाँ पे पूरी ये जो इतने मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप सिंपल ये चीज़ समझ लें कि हमारे पास ड्रग डिलीवरी, डिलीवर करने का मतलब होता है कोई चीज़ देना कहीं पे। जैसे आपने देखा होगा डिलीवरी मैन करते हैं, जो आदमी होते हैं वो डिलीवरी करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गई है या डिफरेंट हमारे पास जो है बर्गर डिलीवरी, तो वो क्या करते हैं, वो एक टारगेट एरिया पे जाके अपनी चीज़ देते हैं जो उनको एड्रेस दिया जाता है। तो ड्रग डिलीवरी में भी हमारे पास यही बात है कि हमारे पास जो ड्रग होती है वो अपनी टारगेट साइट पे जाए और अपना इफ़ेक्ट दिखाए। ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो हम दवाई लेते हैं तो वो तो अपनी जगह पे मतलब हमारा जो भी डिजीज़ होती है वो सेट हो जाती है। तो इसका भी एक बेसिक मतलब ये है कि ये तकरीबन हमारे पास उन पेशेंट्स या उन हमारे पास डिजीज़ेस के लिए था जो जिनकी वजह से हमारे पास ड्रग जो थी वो रास्ते में ही डीनेचर हो जाती थी। जैसे मेरे पास अगर किस चीज़ का कैंसर का पेशेंट है, तो आप खुद सोचें जिसको खुद इतनी बड़ी बीमारी हो तो उसका क्या बॉडी टेम्परेचर सही रहेगा? क्या उसके अंदर की हालत जो है वो मेंटेन रहेगी जैसे हमारी है? और जो हम दवाई बनाते हैं, जितने भी हमारे पास जितने भी मेडिसिन बनती हैं, उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। वो तो उसके बॉडी में काम नहीं करेगा क्योंकि उसका ऑलरेडी अपना टेम्परेचर जो बॉडी का है वो एबनॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आगे देखते हैं, ये सारी लिखी हुई हैं। व्हेन द बॉडी शो इरेगुलर डिवीजन ऑफ सेल सो दे शो ट्यूमर सेल आर वी कॉल्ड इट ट्यूमर कैंसर द बॉडी शो लूज इन वेट so for this purpose the scientists work on drug delivery to desired target to treat the tumor in body। यही बात है कि जब आपकी बॉडी में इरेगुलर डिवीजन होती है, सेल्स की ट्यूमर हो जाता है। वो ट्यूमर किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो ब्रेन हो सकता है, बॉडी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में हो सकता है। जब उसकी कोई भी ऑर्गन में कहीं भी बॉडी में एबनॉर्मल सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ट्यूमर हो गया, ये कैंसर है। ठीक है, अब इस कैंसर जो होता है इससे तो मेन जो बड़ी बीमारी होती है वो आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आपका वेट जो है वो कम होना शुरू हो गया तो समझ लें आपको कोई बड़ी बीमारी लग गई है। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा जो है निशानी है या सिम्टम है। तो क्या करते हैं कि साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे काम किया कि जो हमारे पास कैंसरस पेशेंट होते हैं, जिनको कैंसर होता है, तो उनकी बॉडी में कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ही डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, जानलेवा किस्म की बीमारी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यूज हमारे पास जो था उसने गोल्ड AU इन दिस प्रोसेस, उन्होंने गोल्ड का जो था वो यूज़ किया एज जो कहते हैं ना वो कैरियर जो होता है मेडिसिन कैरियर। साइंटिस्ट यूज AU या हम कह सकते हैं गोल्ड इन दिस प्रोसेस। द AU या गोल्ड कह दें, द गोल्ड कवर्ड ड्रग इज रिलीज्ड इन पेशेंट बॉडी। गोल्ड इज नॉट रिएक्टिव और हार्मफुल टू बॉडी सेल्स सो इट इज अट्रैक्टेड बाय ट्यूमर सेल्स इफ वी यूज ड्रग इन नॉर्मल विद द gold covering then easily denature due to abnormal pH and temperature. The gold covered drugs when reach its target site it can go through tumor cells and the gold hole burst and drug is released in tumor cell. The small amount of drug is used for treatment। यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको ये बात बता दूँ, ये जो इतनी ज़्यादा लिखा हुआ है इसमें ये था कि साइंटिस्ट ने क्या किया, मैंने आपसे कहा ट्यूमर है एक बंदे को, तो उसका ऑलरेडी अपना बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल होगा। अगर उसका टेम्परेचर एबनॉर्मल है तो जो मेडिसन लेट सपोज आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के लिए बनाई गई है तो वो तो वहाँ तक जाते जाते जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब एक मेडिसिन को भी तो चाहिए ना कि pH भी अच्छा हो, टेम्परेचर भी अच्छा, तभी जाके वो टारगेट साइड पे जाएगी और रिएक्ट करेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। अगर एक कैंसरस पेशेंट है, उसका बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल है, उसमें इतना ज़्यादा डिसफंक्शन हो रहा है उसकी बॉडी में, तो क्या होता है कि वो रास्ते में जो ड्रग होती है वो जाते जाते ही अपना काम छोड़ देती है। तो फ़ायदा तो ना हुआ दवाई लेने का। साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने गोल्ड लिया, गोल्ड को जो है वो यूज़ किया इस प्रोसेस में। उन्होंने क्या किया कि ड्रग्स जो थे या जो हमारे पास मेडिसिन जो थे उनको क्या किया कि उनको कवर कर दिया गोल्ड में। अब गोल्ड हमारे पास क्या होता है कि बॉडी को हार्मफुल या हमारे पास नुकसान नहीं देता, उल्टा हमारे पास ये करता है कि जो हमारे पास कैंसर के सेल्स होते हैं वो इसे अट्रैक्ट करते हैं।
अब ये सीधा जाएगा कैंसर के सेल्स पे, वहाँ पे जो है चिपक जाएगा, वहीं पे इसका जो ऊपर कवर है वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, अंदर से जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो रिलीज हो जाएगी उससे टारगेट साइट पे और हमारे पास काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट में काम आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम मेरे पास जो है क्या, मैंने ये वो बनाई हुई है कि मेरे पास ब्लड है और इस पे जो है डिफरेंट वो है सेल्स हैं, ब्लड है। अब ये क्या करेगा, इस पे कैंसरस सेल्स आ गए लेट्स सपोज, तो हमारे पास हर जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं वो चार्ज करते हैं, चार्जेबल होते हैं, नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये आसानी से क्या करेंगे, AU को अट्रैक्ट करेंगे, जो मैंने अट्रैक्ट वाली बात की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड गोल्ड की बात की जा रही है, तो गोल्ड कितना होगा। गोल्ड हमारे पास जो लेते हैं, अगर लेट सपोज ड्रग डिलीवरी में बात भी करते हैं तो वो लेते हैं 0.005 मोलर। दिस इज यूज्ड इन सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड फोटोथेरेपी। इन फोटोथेरेपी द OH प्रोड्यूस इन इट ओनली डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल बट ऑल्सो द हेल्थी सेल। अब आपके पास अगर फोटोथेरेपी की बात करते हैं तो ये बहुत ही टॉक्सिक होती है, ये ट्यूमर सेल के अलावा हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। ये बहुत सी थेरेपीज हैं जो हमारे पास कैंसर के लिए होते हैं। अब आप कीमोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब आप इसकी जो है एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास सिरेमिक में एप्लीकेशंस है। सिरेमिक आर मेड एट 1000 और अबाउ 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दे आर मेड हार्ड होते हैं, लाइट वेट होते हैं, करोजन फ्री होते हैं और मॉइस्चर फ्री होते हैं। अच्छा, मोबाइल बैटरीज की मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, और डेटा स्टोरेज तो हमने क्या करना है कि मोबाइल बैटरीज भी हमारे पास डिफरेंट यूज़ होती है आजकल। आप यूज़ करें कि इसकी लॉन्ग लाइफ हो, इसकी डेटा स्टोरेज ज़्यादा हो, तो ये हमारे पास जो है क्या करते हैं कि इनमें नैनो पार्टिकल्स वगैरह या डिफरेंट हमारे पास ये जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये वाली चीज़ें जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, ये क्या होता है जिंक और डाइऑक्साइड हो गया, ये यूज़ होते हैं हमारे पास टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ मोबाइल बैटरीज, टू इंक्रीज द डेटा स्टोरेज इन मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया आपके पास चिप्स जो यूज़ होती हैं सिस्टम्स में, इन चीज़ों के लिए। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी ये बहुत सा हमारे पास यूज़ होता है। आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें सोप, शैम्पू, हर चीज़ आ गई, क्रीम्स वगैरह आ गई हैं, तो जिंक डाइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आर यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट। इट हेल्प टू ब्लॉक हार्मफुल UV रेज फ्रॉम इफेक्टिंग स्किन होता है। अब आप लोग इफ़ेक्ट्स देखें कि हमारे पास इफ़ेक्ट क्या क्या आ रहा है इसमें। तो इफ़ेक्ट में मेरे पास pH इफ़ेक्ट है, एक टेम्परेचर इफ़ेक्ट है। चलिए आप देख सकते हैं, अब ये साइड इफ़ेक्ट है। अब साइड इफ़ेक्ट में आपके पास जो है क्या चीज़ आ रही है, एक pH इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर, फिर आगे भी देखते हैं। pH को अगर मैं देखती हूँ तो pH हैज़ अ वेरी हाई इफेक्ट एज, अब MCM कहने हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 41 आल्सो नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैव हाई सरफेस एरिया विच इज सिंथेसाइज्ड इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक pH। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है कन्वर्ट इनटू डिफरेंट शेप लाइक स्फीयर्स या फाइबर्स। तो pH का ये इफेक्ट होता है कि एक तो हमारे पास जैसे आप मैं MCM 41 यूज़ कर रही हूँ या सिलिकॉन ऑक्साइड यूज़ कर रही हूँ, तो एक तो इसका हाई सरफेस एरिया होता है जो कि हम एसिडिक में भी कर सकते हैं और बेसिक में भी कर सकते हैं। तो हम डिज़ायर प्रोडक्ट अपना ले सकते हैं, इसकी अपने डिफरेंट शेप्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर मैं टेम्परेचर में देखती हूँ तो एवरी रिएक्शन हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपको इतना तो पता है कि हर जितने भी हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं उनका अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट होते मीन्स के ऑब्टेन होते हैं। अब आप लोग एक चीज़ देखें कि मेरे पास निकल है, मैंने MCM 41 की बात की, मैंने उसके साथ क्या चीज़ ऐड कर दिया, निकल है। यहाँ देखें कि ये मेरे पास जो है ये 2 थीटा है और ये इंटेंसिटी है। मेरे पास ग्राफ है जिसमें मेरे पास 2 पीक्स आ रही है। ये ब्रॉड पीक है जो मेरे पास 25 to 23 के दरमियान है। अब ब्रॉड पीक और नो पीक मीन्स एमॉर्फस मटेरियल। अगर मेरे पास MCM की ब्रॉड पीक आ रही है तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास इतने के दरमियान में आ रही है, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास ये जो मटेरियल है ये क्या है, ये एमॉर्फस इन नेचर है। यहाँ तक बात क्लियर है। इफ द ग्राफ इज गिविंग ब्रॉड और नो पीक्स इट मीन द मटेरियल इज एमॉर्फस। इट इज गिविंग शार्प पीक इट्स मीन्स इट इज क्रिस्टलाइन। हमें ये चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ब्रॉड पीक है तो एमॉर्फस है, शार्प है तो क्रिस्टलाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आगे देखें कि नाउ फॉर निकल
MCM41, ठीक है। निकल के अगर मैंने वही बात की है कि टेम्परेचर की, अब मैंने ये कहा था कि निकल जो है निकल नहीं, MCM41 जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, MCM41 जो था वो pH में हो रहा था, मीन्स कि आप एसिडिक लेते, बेसिक लेते, आप उसकी शेप को वेरीफाई कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग टू, उससे जो है ट्यून कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की जब बात की गई है तो कहते हैं टेम्परेचर के लिए इन्होंने एग्जाम्पल ली है निकल MCM41 की। अब जब निकल MCM41 की एग्जाम्पल ली है तो उससे इस ग्राफ में प्लॉट किया है, जिसमें ये इंटेंसिटी है और ये मेरे पास 2 थीटा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी हैं। मैंने क्या किया कि मैंने ये पहली पीक ली निकल, ये सारी हैं तो निकल MCM41 की। यहाँ पे मैंने 650 पे क्या किया कि मैंने 650 जब किया टेम्परेचर, तो मेरे पास यहाँ पे कोई एक ब्रॉड पीक है, मीन्स के अमार्फस है, और कोई पीक शो नहीं हुई। नॉट सुटेबल कॉज इज डज नॉट शो एनी पीक। तो मुझे पता चल गया कि जब मेरे पास कोई पीक ही शो नहीं हो रही तो मेरे पास ये टेम्परेचर सुटेबल नहीं है। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और 750 पे आ गया, तो मेरे पास पीक्स जो है वो शो होना शुरू हो गई हैं। मैंने थोड़ा मज़ीद इंक्रीज़ किया टेम्परेचर को, 850 पे ले गई, तो मेरे पास 850 पे जो है वो शार्प पीक आना स्टार्ट हो गई। तो मैं कहूँगी कि मेरे पास ये सूटेबल टेम्परेचर है जहाँ पे मेरी पीक्स शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें आप कि इन XRD स्मॉल रेंज 1 to 10 peaks appear at 750 centigrade, which is the most suitable temperature for synthesis of nickel MCM41. If we increase the temperature to 850 centigrade, the structure of MCM41 will destroy. अगर ये सुटेबल है तो इससे मज़ीद अगर आप लोग क्या करेंगे, 850 से इंक्रीज़ करेंगे, तो आपका जो सैंपल है या आपका जो मटेरियल है या आपका जो स्ट्रक्चर है निकल MCM41 का, वो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये सूटेबल टेम्परेचर जो है, वैसे तो बहुत ज़्यादा मैंने अगर इंक्रीज़ कर दिया तो मेरे पास ऐसे आएगा, और जब सूटेबल टेम्परेचर होता है तो मेरे पास सही पीक्स शो होंगी। यहाँ पे देखें कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। द कॉन्सेंट्रेशन हैज़ मेजर इफेक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीजेज, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकम परफेक्ट। फॉर एग्जांपल निकल MCM41, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारे पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी और हमारे पास जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्लियर आएगा। अब आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है MCM41 है, सिर्फ MCM41 है, ठीक है, निकल नहीं है। मेरे पास ये 2 थीटा है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। यहाँ पे आप देखें कि जब मैंने क्या किया कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, तो मैंने MCM को निकल के साथ ट्रीट किया, तो मेरे पास जो पीक है वो लास्ट वाली, ये वाली पीक यहाँ पे डिसअपेयर हो गई, ठीक है। मैंने निकल की कंसंट्रेशन को 2% इंक्रीज़ किया या इसमें ऐड किया, 2% निकल MCM के साथ ट्रीट किया, तो मेरी लास्ट वाली पीक ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने निकल की थोड़ी और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो मेरे पास 4% मैंने उसे इंक्रीज़ कर दिया, तो मेरे पास जो लास्ट वाली पीक थी वो फुली डिसअपेयर हो गई है। यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो MCM हैज़ अ प्रॉपर पीक्स व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद निकल, द Ni इज प्रेजेंट या निकल इज प्रेजेंट ऑन MCM surface in the form of crystalline, so we increase the concentration, last peak disappear. When nickel concentration is increased to 44%, the last peak fully disappear. वही बात है जो मैंने ऊपर की है कि हमारे पास जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास निकल MCM की सरफेस पे एज अ क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर क्या होगा, अटैच होगा। जितना इंक्रीज उसकी 2% इंक्रीज करती गई, लास्ट वाली पीक्स फुली डिसअपेयर होती गई है। अच्छा, अब जो है आप लोग यहाँ पे ये देखें कि मेरे पास जो है यहाँ पे MCM की पीक तो चले डिसअपेयर हो गई थी। अब निकल की पीक्स की बात करते हैं कि मेरे पास जो है कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगी तो मेरे पास यहाँ पे निकल की पीक्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे नहीं थी ना, MCM41 था, ट्रीट कराया, थोड़ी नज़र आई, ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन की ज़्यादा नज़र आ गई, ठीक है। तो ये क्लियर हमें नज़र आ जाएंगी। तो चले जी, यहीं तक आज का हमारा लेक्चर था। आगे जो है पढ़ेंगे वो रिसर्च के बारे में भी पढ़ेंगे और हमारे पास फोटो केमिस्ट्री के भी लेक्चर आएंगे। तो अगली वीडियो को वेट करें। अल्लाह हाफिज़।